नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर या फिर आप करंट अफेयर भी कह सकते हैं। इन क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे आने वाले, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम है, चाहे वो अलाइड सर्विसेज का एग्जाम है, या फिर कोई और एग्जाम है जहाँ पर करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछा जाता है। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ से देखिए, जितने भी डेली बेसिस पर जो है क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को जो है वो कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ 2024 समर ओलंपिक्स। तो बोलते हैं कि 2024 के जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल्स होंगे, वो बोलते हैं उनका आयोजन का जो स्थल है वो कौन सा है। यहाँ पर ध्यान रखें, कंट्री ना पूछ के यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटी या फिर इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो पूछा गया है कि कौन सा है। 2024 के देखो, ओलंपिक्स के गेम्स जो होते हैं वो 4 साल के बाद होते हैं। इससे पहले 2020 में हुए थे, अभी जो है वो 2024 में जो है वो होंगे, और इसी साल जुलाई अगस्त के महीने में जो है ये होंगे, और पेरिस में जो है वो इनको होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब पेरिस कौन सी कंट्री में पड़ता है? ये फ्रांस कंट्री में जो है वो पड़ता है। क्यों चर्चा में आया? देखो, अभी जब गेम्स होती है ना, तो हर एक कंट्री के पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर जाते हैं। तो इंडिया के पार्टिसिपेंट्स जो शूटिंग में वहाँ पर जाएंगे ना, अभी उनकी सिलेक्शन जो है वो चली हुई है, तो उसको लेकर जो था ये चर्चा में आया था। ठीक है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है कि जो कि इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग चैंपियनशिप है ना, जहाँ से वो सिलेक्शन होगी, वो आयोजन जो है वो आजकल चला हुआ है जकार्ता में, तो वहाँ से जो है ये चर्चा में आए थे। इससे पहले 2020 के समर ओलंपिक्स जो हैं वो टोक्यो में जो था वो हुए थे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 2020 के समर ओलंपिक्स थे, और उससे पहले 2016 में जो था ये समर ओलंपिक्स हुए थे। 2016 में हुए थे तो रियो डी जेनेरियो में जो था ये हुए थे, या फिर इस सिटी ने जो था वो इनको होस्ट किया था। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, और यहाँ से थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं इनके बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी इनके बारे में है हमारे पास। यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर कि 2024 के जो ये बोलते हैं समर ओलंपिक्स होंगे, ये पेरिस फ्रांस में जो है होंगे जुलाई 26 से लेकर अगस्त 11 2024 के बीच में ये होंगे। और ये गेम्स जो हैं वो ऑफिशियली जो है वो कौन से नंबर के हैं? 33 नंबर के जो है ये गेम्स हैं। एक्स का मतलब हुआ 10, तो 3 एक्स हैं लगे हुए तो 30, और साथ में 3 है लगा हुआ तो 33 नंबर के ओलंपियाड्स हैं ये, और इनको पेरिस ओलंपिक्स भी आप कह सकते हैं 2024 के। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो बोलते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, परंतु कब जो है ये मनाया जाता है? देखो, प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी आपको आसान भी लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये डे अभी मनाया गया, तो अभी 9 जनवरी को मनाया गया, तो अभी आसान लगेगा, परंतु जैसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना जो है वो मुश्किल जो है वो हो जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो क्या क्या है हमारे पास, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इसको जो है वो NRI डे भी कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे भी जो है वो इसको कहते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि इस डे को, ये जो इम्पोर्टेंट डे है ना, इसको मनाने की शुरुआत जो था वो की कब गई थी? कौन से ईयर में ये कहा गया कि इस तरह का इम्पोर्टेंट डे जो है वो मनाया जाएगा? देखो, ये डिसाइड किया गया था कौन से ईयर में? 2003 में जो था इसको मनाया गया था। फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था इसको 2003 में। ये आपने ध्यान रखना है। और एनुअल इवेंट जो था ये होता था, परंतु 2015 में ये डिसाइड किया गया कि इसको जो है वो रिवाइज किया जाएगा, और ये जो है वो 2 सालों में एक बार जो है वो मनाया जाएगा। तो हर 2 सालों में जो है वो एक बार मनाया जाता है। इससे पहले 2023 में जब मनाया गया था तो इसकी थीम रखी गई थी क्या? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये रखी गई थी। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया इन अमृतकाल, ये इसकी थीम रखी गई थी। और 2021 में इसकी थीम रखी गई थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, वो भी ध्यान रखना है। 2023 में जब ये मनाया गया था तो न्यू दिल्ली में जो था ये मनाया गया था, और 2021 में जब ये मनाया गया था तो कोविड का टाइम था, तो इसको ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से ही जो था वो मनाया गया था। उससे पहले 2020 में मनाया गया था तो ये न्यू दिल्ली में ही मनाया गया था, और 2019 में जब मनाया गया था उससे पहले तो वाराणसी में जो था वो मनाया गया था। और उस टाइम हमने पढ़ा भी था ये अलाइड सर्विसेज के लिए कि 2019 में जो था ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो था वो बनाया गया था। तो ये हम 3-4 साल ध्यान रखते हैं। हम लास्ट के 3-4 साल क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि कई बार मैच करने के लिए आ जाता है, बोल देंगे कि कौन कौन से ईयर में कहाँ कहाँ पर ये मनाया गया। 2021 की थीम भी आपने जान ली, 2023 की थीम भी आपने जान ली, और बाकी सारी जानकारी इसके बारे में हो गई। परंतु ये डे मनाया क्यों जाता है? क्या आपको पता है कि क्यों मनाया जाता है? क्यों जनवरी 9 को ही चुना गया
कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन जनवरी 9, 1915 को जो था वो महात्मा गांधी जो था वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्हीं के आने के इस उपलक्ष्य में जो है ये सेलिब्रेशन जो है वो किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर खजूरी गुड़ और डेंकनाल मगजी बोलते हैं आर फ्रॉम विच स्टेट दैट रिसेंटली रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो बोलते हैं अभी खजूरी गुड़ और डेंकनाल जो मगजी है ना, इनको जो है वो क्या किया गया है, जीआई टैग जो है वो दिया गया है। बोलते हैं ये जीआई टैग दिया गया है, परंतु ये कौन से इंडियन स्टेट से जो है वो हैं आइटम्स जिनको ये जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो उड़ीसा की इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं और इनको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। हम जीआई टैग के बारे में कुछ नए फैक्ट आप आज जानेंगे। उससे पहले हमने पिछले कल भी जीआई टैग के बारे में पढ़ा था। पहले उस क्वेश्चन को जो है वो एक बार रिवाइज जो है वो कर लेते हैं कि पिछले कल हमने कौन सा जीआई टैग और कौन से स्टेट का जीआई टैग जो था वो डिस्कस किया था। तो पिछले कल हमने जाना था कि तंगेल हो गया, गोरोड़ हो गया और कादियाल साड़ियाँ हो गया, ये साड़ियों के प्रकार हैं। बोलते हैं कि ये कौन से स्टेट की साड़ियाँ हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो ये वेस्ट बंगाल की इंपॉर्टेंट साड़ियाँ हैं जिनको ये जीआई टैग जो है वो मिला है। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। उसके अलावा हमने वेस्ट बंगाल के ही सुंदरबन हनी जो था वो जाना था, ब्लैक नूनिया राइस वहाँ के जाने थे हमने, और साड़ीज़ हमने वहाँ की जानी थी जिनको दिया गया है। एक और भी है जिसको अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, लंजिया सौरा पेंटिंग। ये लंजिया सौरा पेंटिंग्स कहाँ की हैं? तो देखो ये भी उड़ीसा की ही पेंटिंग्स हैं जिनको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग जो है वो दिया गया है। ये ट्राइबल आर्ट है एक तरह से वहाँ का, इसको जो है वो जीआई टैग मिला है। हम जीआई टैग के बारे में ये जानते हैं कि किस स्टेट के पास जो है वो सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वो अभी तक है। तो एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में जो था वो स्पेशली जीआई टैग्स के बारे में ही आया था, तो वहाँ से आपका वो आर्टिकल जो है वो कवर भी हो जाएगा साथ में। देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग की बात करते हैं तो तमिलनाडु के पास जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग हैं 61। तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई स्टेट आता है तो वो उत्तर प्रदेश जो है वो आता है। उत्तर प्रदेश के पास कितने जीआई टैग हैं? वो 56 जीआई टैग जो है वो वहाँ पर है। उसके बाद कर्नाटक स्टेट जो है वो आता है। कर्नाटक में जो है वो 48 जीआई टैग जो है वो कर्नाटक के पास हैं। और उसके बाद केरला जो है वो आता है, 39 जीआई टैग जो है वो है। इंडिया के लगभग हर एक स्टेट के पास ना जीआई टैग है ही है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, परंतु मैक्सिमम स्टेट्स के पास यहाँ पर जीआई टैग है। अब एक और बात मुझे आपने कमेंट करके बतानी है। हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए हैं, सीएम बने हैं। चलो सीएम का नाम आपको याद होगा, आप कमेंट करके बता देंगे, परंतु यहाँ पर कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर जो विधानसभा की सीट्स हैं वो कितनी हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसी सीरीज़ में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो रिवीजन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं रिसेंटली बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ वॉन इलेक्शन फॉर। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव जीते हैं, परंतु कौन सी बार उन्होंने चुनाव जो है वो जीते हैं? देखो 5वीं बार के लिए उन्होंने इलेक्शन जीते हैं और अब वो बांग्लादेश की जो है वो प्रधानमंत्री बनी है। एक्चुअली में यहाँ के इलेक्शन क्यों चर्चा में आए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि शेख हसीना की पार्टी कौन है, तो अवामी लीग पार्टी हमने वहाँ की पढ़ी थी। मैंने बताया भी था आपको कि उस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखो अवामी लीग वहाँ की पार्टी है और शेख हसीना जो है वो इलेक्शन जीते हैं। आप एक बात यहाँ से ध्यान रखें कि ये इलेक्शन जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार ना वहाँ की अपोजिशन ने एक तरह से बाइकआउट ही कर दिया था। बाइकआउट कर दिया था। वोटिंग भी बहुत कम परसेंटेज की वोटिंग हमें देखने को मिली थी। वहाँ पर लगभग 50% से कम थी, 40 के करीब वोटिंग हमें वहाँ पर देखने को मिली थी, 40% वोटिंग। और वहाँ पर फिर भी इलेक्शन होते हैं और अवामी लीग पार्टी जो शेख हसीना की है वो जीत कर आती है और पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सत्ता हासिल कर लेते हैं ये। अब देखो इन्होंने इलेक्शन 5वीं बार जो है जीते हैं, परंतु 4th स्ट्रेट टर्म है इनकी, ये मतलब लगातार 4थी बार जो है ये अभी बनेंगी। 4th स्ट्रेट टर्म है इनकी और ध्यान रखना है 5वीं बार इलेक्शन जीते हैं। ये दोनों टर्में अलग अलग हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए और पार्टी यहाँ की पता होनी चाहिए। पिछले कल भी हमने जाना था कि इंडियन स्टेट जो बांग्लादेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो बांग्लादेश के साथ ना हम सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं, तो ये बांग्लादेश हमारे लिए तब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 4096 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर देखो बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ जो है
वेस्ट बंगाल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ साथ में, वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करता है, मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है, मिजोरम के अलावा जो है मेघालय भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, और त्रिपुरा बाउंड्री शेयर करता है, असम जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये इंडियन स्टेट्स हैं, कितने, 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर जो है वो करते हैं। ये नोट करना था आपने कि कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर की जाती है, सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा स्टेट इनमें से करता है, तो वेस्ट बंगाल सबसे लंबी बाउंड्री जो है उनके साथ शेयर करता है, लगभग 2217 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर यहाँ पर करता है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द 2024 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि जो 10वें नंबर की 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी वो कौन सी सिटी में जो है वो स्टार्ट होगी। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। अब ये कौन सी सिटी में स्टार्ट होगी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले भी जाना था कि यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा, जो चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दिया जाएगा। आपने कमेंट करके सही आंसर भी बताया था, उनका नाम भी बताया था। तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि ये समिट शुरू कहाँ पर होगी। तो ये अहमदाबाद में शुरू होगी, गिफ्ट सिटी जो गुजरात की है अहमदाबाद, वहाँ पर ये शुरू होगी। इसके बारे में एक और बात ध्यान रखिए कि इसको जो इनॉग्रेट किया जाएगा ना वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसने इसको इनॉग्रेट जो है वो किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो इसको इनॉग्रेट किया। अभी 10 फरवरी से जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से देखो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जीके के साथ जो है करंट अफेयर्स को जोड़ते हैं। तो कैसे आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से अहमदाबाद को आपने ध्यान रखना है कि कौन सी नदी के किनारे जो है ये स्थित है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। साबरमती नदी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद जो है वो स्थित है। और हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है जब हम दांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1930 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। जब 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी तो वो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहीं से जो था वो स्टार्ट हुई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है साथ में कि कहाँ से जो था वो दांडी मार्च जो था वो स्टार्ट हुई थी। साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी जी का आश्रम था वहाँ से जो था वो स्टार्ट हुई थी, और दांडी के लिए जो था वो स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए स्टार्ट हुई थी। तभी जो है वो इसको जो है वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये चली, और फिर इस तरह से जो है वो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अंडर जल जीवन मिशन हाउ मैनी रूरल हाउस होल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन टिल नाउ। तो बोलते हैं कि जो जल जीवन मिशन है इसके तहत जो है वो अभी तक कितने ग्रामीण परिवारों को जो है वो जो नल कनेक्शन है ना वो मिल चुका है। ग्रामीण अगर हम बात करते हैं ना कि ग्रामीण कितने परिवार ऐसे हैं जिनको हर घर में जो है वो नल मिल चुका है अभी तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, 14 करोड़ रुपया 14 करोड़ जो हाउस होल्ड्स है ना उनको ये कनेक्शन मिल चुका है। यहाँ से हम थोड़ा सा और जान लेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। यहाँ पर है जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को, और इसका टारगेट था कि हर घर में जो है वो नल जो है वो एक प्रोवाइड करवा दिया जाए ताकि किसी को जो है वो पानी की समस्या जो है वो ना हो। तो अभी तक जो है वो 14 करोड़ लोगों जो ग्रामीण हाउस होल्ड है ना उनको ये मिल चुका है, यानी कि 72.71% जो है ये कवर हो चुका है इन 4 ईयर्स। आपने ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं ना हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या ध्यान रखना है कि हमने जो है वो 16.64 लाख होम्स में जो है वो जो है ये जो नल का जो कनेक्शन है ना वो दिसंबर 2022 तक हमने प्रोवाइड करवा दिया है। और हिमाचल में अगर हम बात करें ना तो हिमाचल में 97.37% जो है वो होम्स में जो है ये है। और अगर हम एवरेज नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर तो अभी 56% ही है, परंतु हमारा जो हिमाचल का लेवल है वो 97% तक जो है वो पहुंच चुका है कि हर घर में जो है वो नल है। ये डाटा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना हिमाचल का, वो है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। और ये जो डाटा मैं आपको ये 14 करोड़ वाला बता रहा हूँ ये लेटेस्ट डाटा है। तो अभी जब हमारा नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो डेफिनेटली चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अभी तक एचएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 16.64 लाख होम्स में जो है वो जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है ना वो मिल चुका है, और 17.09 लाख लोगों को जो है वो मिलना है, परंतु हम लगभग लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।
अभी तक हमने लक्ष्य जो है वो अचीव कर भी लिया होगा। ये दोनों टर्म्स में आप कंफ्यूज तो नहीं हुए ना कहीं पर भी। मैंने आपको क्या बताया कि जल जीवन मिशन स्टार्ट कब किया गया था। प्रेजेंट सिनेरियो जो है ना उसके अकॉर्डिंग 14 करोड़ और 72.71% आपने ध्यान रखना है। फिर हम चले गए हिमाचल प्रदेश की और फिर हमने हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जो था वो चीज़ें समझी कि हिमाचल में कितने लोगों को जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मिल चुका है, क्योंकि एग्जाम में जो डाटा पूछा जाता है वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, ऐसे हवा में बात नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मैनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग रितु नेगी वर अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड। तो बोलते हैं कि रितु नेगी को मिलाकर जो है वो कितने खिलाड़ियों को अभी अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है। पहले अनाउंस कर दिए गए थे परंतु दिए अब गए। तो ये कितने खिलाड़ी हैं जिनको ये दिया गया है? ये 26 खिलाड़ी हैं जिनको ये अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है। अभी जो रितु नेगी है ना वो कौन सी खेल से जो है वो संबंध रखती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कबड्डी से जो है वो संबंध रखती हैं, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हैं, कबड्डी की कैप्टन थी, तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं ना अर्जुन अवार्ड की, कि अर्जुन अवार्ड एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है खेल की श्रेणी में। इसको जो है वो कब से दिया जा रहा है? तो 1961 से जो है ये दिया जा रहा है अर्जुन अवार्ड। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 1961 से दिया जा रहा है। अगर हम हाईएस्ट बात करते हैं कि हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है कि हाईएस्ट जो खेल में जो अवार्ड होता है, पहले होता था राजीव गांधी खेल अवार्ड, परंतु अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि कब ये नाम जो था वो चेंज किया गया था। जो नाम चेंज किया गया वो 2021 में जो था वो चेंज कर दिया गया था और इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम जो था वो दे दिया गया था। मेजर ध्यानचंद जो था वो हॉकी के जाने माने प्लेयर थे। उससे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्थापित किया गया था वो कब किया गया था, कब से ये दिया जा रहा है? तो 1991 1992 91 से जो है ये दिया जा रहा है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तब से दिया जा रहा है और उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले जो इसके विनर थे ना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, वो थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जो है वो कौन से खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, ये चेस के साथ जो है वो जुड़े हुए प्लेयर हैं। ये ज़रूर ध्यान रखने थे आपने। अर्जुन अवार्ड हो गया और हाईएस्ट अवार्ड हो गया खेल की श्रेणी में जो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024। तो बोलते हैं कि जुलाई 2024 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की एक मीटिंग होगी उसको कौन सी कंट्री जो है वो चेयर करेगी? तो देखो उसको अपना भारत ही जो है वो चेयर करेगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब अपना भारत उसको चेयर करेगा तो यहाँ से ना क्या बात इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए? हमारे पास यूनेस्को के जो पुराने क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं यूनेस्को के बारे में? हमने एक तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो साइट्स जो लिस्ट में कुछ एक चीज़ों को डाला गया था वो हमने जाना था। हमने क्या जाना था कि गरबा को जो था वो यहाँ पर स्थान जो है वो मिला है, गरबा को स्थान मिल चुका है। हमने यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में भी जाना था। यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है इस साल जो है यानी कि 2023 में जो है वो 2 सिटीज़ को जो है वो ऐड किया गया है। एक ग्वालियर को ऐड किया गया है, ग्वालियर के अलावा कोझिकोड सिटी को जो है वो ऐड किया गया है। ग्वालियर को म्यूज़िक की श्रेणी में जो है वो ऐड किया गया है और कोझिकोड को जो है वो लिटरेचर की श्रेणी में जो है वो ऐड किया गया है। ग्वालियर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अगर ध्यान हो ग्वालियर के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्वालियर में अभी रिकॉर्ड बनाया गया। क्या रिकॉर्ड बनाया गया? यहाँ पर एक हिस्टोरिकल गैदरिंग की गई। 1500 तबला प्लेयर्स को जो था वो एकत्रित किया गया जिन्होंने परफॉर्मेंस जो था वो वहाँ पर दी और उसको ग्वालियर फोर्ट में जो था वो किया गया। और ये जो है वो कहाँ पर ऐड किया गया? फिर इसको जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो ऐड किया गया। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया ग्वालियर ने, वो भी पता चल गया। यूनेस्को के बारे में पता चल गया। यूनेस्को की बार बार बात होती है तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम आपने ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका पूरा नाम है। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कब स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखो यूनेस्को की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में जो था वो हुई थी। अब 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को की हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जहाँ पर हमने गेम्स पढ़ी थी ना, अभी गेम्स होंगी समर में, वो पेरिस, वही फ्रांस जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो हेडक्वार्टर का भी पता चला। ठीक है जी, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सस्पेंडेड इट्स 3 मिनिस्टर ऑन देयर रिमार्क्स अगेंस्ट इंडिया। तो देखो 3 मिनिस्टर्स वहाँ के ऐसे हैं ना,
कौन सी कंट्री है जिनको अभी डेप्यूटी मिनिस्टर हैं वहाँ के, ये जिनको डेप्यूटी मिनिस्टर आएगा यहाँ पर, जिनको जो है वो अभी सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। देखो, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो लक्षद्वीप जो था वो विजिट किया, उन्होंने कुछ फ़ोटो जो था वो शेयर की, परंतु जो एक कंट्री है ना, यहाँ के कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया के खिलाफ जो था वो कुछ बातें कही, तो उनको फिर बाद में चलकर सस्पेंड कर दिया गया। वहाँ की सरकार जो है, उनकी सरकार ने जो है वो पल्ला अपना झाड़ लिया। पिछले कल हमने जाना था, परंतु मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से पता भी क्या होता है, अभी तो याद रह जाएंगे, परंतु 1 महीने के बाद ये क्वेश्चन याद नहीं रहेगा या फिर इसकी कंट्री ही कंफ्यूज कर देगी। ये कंट्री है मालदीव्स कंट्री, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मालदीव्स कंट्री, मालदीव्स देखो, मालदीव्स क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ की बीचीज जो वहाँ पर है ना, जो वहाँ के तट है, समुद्र के तट, बीचीज जो है ना वो बहुत प्यारी हैं। तो देखो, वो बीचीज प्यारी हैं तो वहाँ पर बहुत सारा इंडिया का टूरिस्ट जाता है और वहाँ की इकॉनमी टूरिज्म के ऊपर है, तो टूरिज्म इंडिया ही जो है वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो वहाँ के लिए प्रोवाइड करवाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर प्रमोट करते हुए ये भी कहा कि यहाँ पर जो है हमारे पास भी ऐसी अच्छी अच्छी साइट्स हैं। कंट्री का नाम तो उन्होंने नहीं लिया था अपनी स्पीच में, परंतु उन्होंने कहा था कि हमारे पास भी जो है वो अच्छी अच्छी बीचीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो क्या हुआ, मालदीव्स की तो पूरी इकॉनमी हिल गई टूरिज्म की। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ना मालदीव्स की ट्रिप्स लोगों ने इंडिया से कैंसिल कर दी, होटल से बुकिंग कैंसिल कर दी गई, तो बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। इन तीन डेप्यूटी मिनिस्टर्स को जो था वो वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। फिर उसके बाद मालदीव्स के जो, हमने जाना था मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो उनके प्रेसिडेंट, ध्यान रखना है, मोहम्मद मुइज़ू जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अभी अपॉइंट हुए हैं। एंटी इंडिया और प्रो चाइना इनका रवैया थोड़ा सा देखने को मिलता है और इसीलिए जो है ये चर्चा में आए। तो ये हमने जान लिया कंट्री के बारे में, बाकी हमने पिछले कल भी तो काफ़ी डिटेल में जाना ही था, आज एक क्वेश्चन के फॉर्म में जान लिए तो इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं कृष्णा सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि कृष्णा सागर बांध जो है वो बोलते हैं कि कौन से राज्य में जो है वो स्थित है। अभी ये कृष्णा सागर बांध भी जो था वो चर्चा में आया। अब इंपॉर्टेंट डैम्स जब चर्चा में आते हैं वो कौन से स्टेट में स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, इम्पोर्टेंट डैम ये कृष्णा राजा सागर डैम है, कृष्णा राजा सागर डैम है ये सागर, कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो, कर्नाटक में ये स्थित है, अभी चर्चा में आया थोड़ा सा। इसके ऊपर जो हाई कोर्ट है कर्नाटक का, उसने यहाँ पर माइनिंग के ऊपर जो था वो बैन लगा दिया। देखो, कर्नाटक में तो ये बना हुआ है, सही बात है, परंतु कौन सी नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है, तो ये कावेरी नदी के ऊपर जो है वो यहाँ पर बना हुआ। कृष्णा राजा सागर डैम आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो कावेरी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, कर्नाटक में जो है ये स्थित है। नदी भी पूछी जाए तो नदी आपको स्पेसिफिक रूप से जो है वो ध्यान होनी चाहिए। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो माइनिंग और क्वेरिंग के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है, इसीलिए ये चर्चा में आया। इसी तरह का हम एक और डैम पढ़ते हैं, हम क्या डैम पढ़ते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हम कृष्णा सागर डैम भी पढ़ते हैं, वो कर्नाटक में ही है, और कृष्णा सागर डैम जो है वो कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में जो है वो बना हुआ है। अब हमारे पास इंडिया में इंपॉर्टेंट डैम जो है ना, वो कौन कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं, कहाँ पर स्थित हैं, जैसे कि टिहरी डैम हो गया। टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में जो है वो स्थित है और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। हीराकुंड डैम हो गया, उड़ीसा का ये डैम है, और उड़ीसा का डैम है महानदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि एक हमारे पास गोविंद सागर डैम है, गोविंद सागर डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो हिमाचल के बॉर्डर पर जो है वो स्थित है, और ये जो है वो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। साथ में ध्यान रखें, रिहंद डैम आता है, रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थित है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, गुजरात में स्थित है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में स्थित है, कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम हमने जान ही लिया, गोविंद सागर डैम पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। और इस तरह के और भी बहुत डैम हैं, जैसे कि एक कोयना डैम हो गया, KOYNA, कोयना डैम, ये महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। और भी कोई डैम अगर आपको याद आ रहा है इंस्टेंटली तो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। और साथ में ही देखो, PGT पेपर 1 के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई है वो आप अवेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग में आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा वो टेस्ट सीरीज, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ से की होगी, और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको पासिंग मार्क्स अचीव करने में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी ज़्यादा प्रैक्टिस से, परंतु आपको साथ में एक अच्छा स्कोर बनाने में भी जो है वो हेल्प मिलेगी। तो अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप जो है वो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू दे सकते हैं।
यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है, चाइना का 996 वर्किंग आवर। ये चाइना का 996 वर्किंग आवर है कि चाइना में जो है ये कॉन्सेप्ट चलाया गया है कि चाइना में काम किया जाए 9 AM से लेकर 9 PM के बाद PM तक। तो ये 9 इसके लिए स्टैंड करता है, 9 AM टू 9 PM। और कितने दिन काम किया जाए तो 6 डे अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 6 दिन काम किया जाए, तो ये 6 है। तो 996 कॉन्सेप्ट किस कंट्री का है? ये चाइना का जो है वो कॉन्सेप्ट है। आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में इसको जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं जब मेंस का आंसर आप लिखेंगे। और MCQ बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 996 वर्किंग आवर जो है वो क्या है, या फिर कौन सी कंट्री का कॉन्सेप्ट है। चर्चा में था, पिछले कल डिस्कस करना था, पिछले कल छूट गया, आज हमने डिस्कस कर लिया इसको। क्वेश्चन देखें जी, क्या है आपके लिए। क्वेश्चन बोलते हैं राम मंदिर अयोध्या इज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट स्टाइल, की राम मंदिर जो अयोध्या का है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अलाइड में भी इस तरह के क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और अलाइड के लिए भी हमने टेस्ट सीट चलाई है। अलाइड सर्विसेज का एग्जाम अभी निकल चुकी हैं, पोस्टें भरना भी स्टार्ट हो गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है अलाइड सर्विसेज की भी टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज़ में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में एक ही सॉल्यूशन है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो करें, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दें। ये दोनों की दोनों टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करेंगी जिस भी एग्जाम के लिए दोनों में से आप तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।